हेलो, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आशा करते हैं आप लोग बेहतर हो, स्वस्थ हो, खुशहाल हो, आपका जिंदगी जो है एकदम सक्सेस रहे जिंदगी आपका। चलिए बिगिन करते हैं आज की क्लास को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा विश्व इतिहास का अभी वीडियो सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने विश्व इतिहास में कई सारे देशों को पढ़ा। जैसे सबसे पहले हम लोग ने रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण को पढ़ा, उसके बाद अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति, उसके बाद अगर हम देखें तो जर्मनी का एकीकरण। और आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शॉर्ट में, दैट इज कि जर्मनी का एकीकरण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के आज का क्लास और समझते हैं कि जर्मनी की क्रांति में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। और आईसीएआर जैसे एग्जामों के लिए और कई सारे छोटे छोटे एग्जाम है, एसएससी के एग्जाम में भी कभी कभी इनसे छोटी छोटी बातें पूछ लिया करता है, तो हम क्यों ना इसको पहले से टेकल कर ले। तो चलिए बिगिन करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं सबसे पहले कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्लास चल रहा है इसमें जर्मनी के एकीकरण के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो ये नेपोलियन के बारे में हम सब जानते हैं कि नेपोलियन एक बहुत ही बेहतर शासक हुआ करता था और ये फ्रांस का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको भली भांति बताया था कि ये जो है यहाँ पे फ्रांस क्या हुआ कि फ्रांस ने सबको धोया था, यूनाइटेड किंगडम वगैरह, यूनाइटेड किंगडम से धुल गया था, बाकी जैसे जर्मनी वगैरह पे, इटली वगैरह पे इसने आक्रमण किया था और लास्ट में क्या हुआ कि यूनाइटेड किंगडम इसको पीट कर रख दिया था। इतना आप सब जानते थे। तो फ्रांस का रहने वाला नेपोलियन के अंदर सबसे पहले क्या चीज आई थी? एकीकरण की भावना आई कि जितने भी राष्ट्र हैं उन सबको क्या किया जाए, एक किया जाए और थोड़ी सी सोच बदली जाए। जब तक, क्योंकि सबको पता है ना कि जब तक एक नहीं होंगे, जब तक पूरी मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े बटे हुए हैं उनको एक नहीं किया जाएगा, तब तक क्या हो जाएगा? तब तक मुश्किल है अपने आप को क्या करना, ताकतवर बनाना या देश के किसी भी हिस्सा को इतना मजबूत बना लेना जिससे क्या हो सके, वो लड़ सके। तो क्लियर है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नेपोलियन इतना बहादुर सैनिक हुआ करता था फ्रांस का, जिसने इससे जर्मनी पे भी अटैक किया था और इटली पे भी अटैक किया था। लेकिन एक संदेश, बोलते हैं ना कि व्यक्ति मर जाते हैं लेकिन उसके विचार कभी नहीं मरते, है कि नहीं? तो उनका विचार ये था कि एकीकरण की जो भावना थी ये पूरे यूरोप में चलने लगी। जैसे मैंने कल ही आपको बताया था कि इटली 13 देशों में, छोटे छोटे देशों में टूटा हुआ था और उसने क्या किया, एकीकरण कर लिया। उसी तरह से अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी लगभग 39 और अप्रॉक्स 43, आई गेस 43 छोटे छोटे देशों में टूटा हुआ था। तो इनमें सबसे पहले अगर किसी के दिमाग में एकीकरण की भावना आई तो बिस्मार्क नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके अंदर ये सबसे पहले भावना आई कि क्यों ना क्या किया जाए कि एकीकरण किया जाए। और इनको जो संदेश कहां से मिला था, इनको इस बात की प्रेरणा कहां से मिली थी? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया किनसे मिली थी, नेपोलियन से मिली थी। नेपोलियन इतना ताकतवर था, अपने विचारों को लेकर इतना ताकतवर था कि उसने जो यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ आल्प्स पहाड़ है उस पर अपने सैनिकों को चढ़ा दिया था। बस एक ही बार, मतलब जैसे क्या हुआ कि वो जब एकीकरण के लिए जा रहे थे युद्ध करने के लिए, तो सैनिक का कमांडर ने कहा नेपोलियन से कि आगे आल्पस है, तो उसने कहा कि नो आल्पस, नो आल्पस कहा और इतना जोश और उल्लास से अपने सैनिक को भरा कि उसके सैनिक एक बार में आल्पस पर्वत को पार कर गए। जो सैनिक आज तक आल्पस पर्वत पर चढ़े नहीं थे, पहाड़ों पर चढ़े नहीं थे, एक्सपीरियंस नहीं था, वो पर्वत को पार कर गए, बिकॉज कि उनका लीडर इतना जज्बाती था, नेपोलियन था इतना जज्बाती कि उसने सैनिक को एक ही बार में जो है इतनी एनर्जी जो है प्रोड्यूस करा दी। तो मतलब ये सब चीजें क्या दिखती है ना कि जज्बाती। जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने भी क्या किया, हिटलर से जाकर बात करी और हिटलर से 3 लाख सैनिक लेकर अंग्रेजों पर आक्रमण करके भारत को आजादी दिलाने की कोशिश की। मैं उनकी चर्चा जो है हर वीडियो में करता हूं क्योंकि मुझे उनका जो स्वभाव था वो काफी बेहतर लगता था, सोच बेहतर लगता था। चलिए देखते हैं फटाफट हम जर्मनी की बात करें तो मैंने आपको बताया कि बिस्मार्क नाम के व्यक्ति थे जो नेपोलियन से पूरी तरह से क्या थे, मोटिवेट थे और उन्होंने सर्वप्रथम स्टार्ट किया कि जर्मनी को एकीकरण करना जरूरी है। उन्होंने लोगों को बताया कि जर्मन को एकीकरण नहीं किया जाएगा तो काफी मुश्किल है कि हम आने वाले समय में किसी देश से लड़ सकेंगे, अपने आप को प्रूफ कर सकेंगे या फिर हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे आने वाले समय, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। और एक देश ऑलरेडी दिखे, अब मैं आपको एक बार रफ मैप दिखाता हूं। इसे मैंने फ्रांस को दिखाया, ये यूनाइटेड किंगडम है, ये रशिया है, रशिया यहाँ पे 2-4 देश और भी हैं कई सारे, ये पोलैंड वगैरह है, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद हो गया ये हंगरी वगैरह है और ये आप सब जानते हैं इटली हो गया, यहाँ पे स्विट्जरलैंड हो गया, ये तुर्की हो गया। मैंने थोड़ा सा रफली मैं आपको किया ताकि मैं आपको चीजों को ठीक से समझा सकूं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये जर्मनी है, ये जर्मनी लगभग 43 या 47 समथिंग में, 49 और समथिंग 43 में ये टूटा हुआ था छोटे छोटे में। तो इसने क्या किया कि सबसे पहले सोचा कि क्यों ना एकीकरण किया जाए। तो इसे पता था कि जर्मनी को अगर एकीकरण करना है तो सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है तो ऑस्ट्रिया है। जिस प्रकार से इटली को भी पता था कि क्या है, उसमें भी सबसे बड़ी बाधा कौन थी, ऑस्ट्रेलिया थी। उसी प्रकार क्या है कि जर्मनी को भी पता था कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ी बाधा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया बीच में, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया दूसरा है, ये ऑस्ट्रिया है।
तो ऑस्ट्रिया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, पहला वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये ऑस्ट्रिया के राजा फर्डिनेंड की वजह से हुआ, वो अंतिम ड्यूक था, इसकी वजह से हुआ। हम लोग वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो ऑस्ट्रिया जो है जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा बना हुआ था। तो जर्मनी के रहने वाले बिस्मार्क जो थे, उनको जो है वो बहुत ही महान व्यक्तित्व के पर्सन थे। उन्हें जो बोला जाता है गुप्त संधि के जनक बोला जाता है। किसको? बिस्मार्क को बोला जाता है गुप्त संधि के जनक। और बिस्मार्क की एकमात्र नहीं, और भी कई सारे होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें तो बिस्मार्क एकमात्र सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसने क्या किया, जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा योगदान दिया। तो वो जानते थे, वो भली भांति जानते थे कि क्या है कि अगर हम इसका एकीकरण करेंगे तो ऑस्ट्रिया बीच में दखल अंदाजी करेगा और ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए फ्रांस आ जाएगा, रशिया आ जाएगा और अगल बगल के कई सारे देश इसका साथ दे देंगे। इटली भी इनफैक्ट साथ दे देगा इसका, और जर्मनी का एकीकरण स्थगित हो जाएगा। तो बिस्मार्क ने बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी बनाया। और क्यों उन्हें जो है एक गुप्त जो है क्या बोलते हैं उसे, गुप्त संबंध बनाने के लिए जो ये बिस्मार्क फेमस है, वो क्यों है, क्यों उन्हें जनक कहा जाता है, अभी हम आपको बताते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रांस को विचार दिया। पहले इन्होंने अपने ही राज्य में कुछ लोगों को समझाया, जैसे ये छोटे छोटे एरिया में जो बटा हुआ था ऐसे ऐसे, तो क्या होता था कि अलग अलग टैक्स लग रहा था, हर बॉर्डर को पार करने पे अलग अलग टैक्स लग रहा था। अब जो सामान यहाँ बन रहा था उसको यहाँ पहुंचाने में दो टैक्स लग जा रहे थे। तो इन्होंने पहले अपने ही लोगों को जागरूक किया, उन्हें बताया, सिर्फ इतना ही बताया कि आप ये सीमाएं जो है सिर्फ व्यापार के लिए खोल दो, क्योंकि अगर व्यापार के लिए हम इन सीमाओं को खोल देंगे तो क्या होगा कि जो सामान हम सस्ते में बना रहे हैं उसको हम सस्ते में आप तक पहुंचाएंगे। तो लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और कुछ सीमाएं सिर्फ और सिर्फ व्यापार के लिए खत्म हो गई। तो उसके बाद बिस्मार्क धीरे धीरे क्या किया कि वो जानता था कि फ्रांस इसमें दखल अंदाजी करेगा। तो इसका सबसे अगर हम महत्वपूर्ण जगह की बात करें तो प्रशा, यहाँ पे इस वाले एरिया में प्रशा था जो सबसे महत्वपूर्ण राज्य था, और इसी ने सबसे पहले क्या किया, एकीकरण प्रारंभ किया था। कौन सा राज्य था? प्रशा। आपको प्रशा के साथ एक बात और याद रखनी है कि प्रशा जो राज्य था, जर्मनी का प्रशा जो राज्य था, ये दुनिया का पहला ऐसा राज्य था जिसने क्या किया था, शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। अनिवार्य कहने का तात्पर्य है आपको शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, आपकी इच्छा हो या नहीं हो, इसको अनिवार्य करने वाला कोई अगर पहला राज्य था तो प्रशा आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो प्रशा एक फ्रांस में जगह था जहां से बिस्मार्क ने सबसे प्रथम पहले क्या किया कि एकीकरण का प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया, जर्मनी में एक व्यक्ति को भेजा और जर्मनी के राजा से कहा कि देखिए आप जो है इसको एकीकरण करने दीजिए, जर्मनी को ऑस्ट्रिया पे हमला करने दीजिए। क्या होगा कि जर्मनी जब ऑस्ट्रिया पे हमला करेगा तो ऑस्ट्रिया भी कमजोर हो जाएगा इस युद्ध में और जर्मनी भी कमजोर हो जाएगा। आप फ्रांस जो है फ्रांस के राजा को कहा आप जो है इस दोनों पे अधिकार कर लीजिएगा। फ्रांस बहुत खुश हो गया, अरे यार ये तो एकदम सही दिमाग है। और जिस आदमी को भेजा था वो किसने भेजा था, तो बिस्मार्क ने भेजा था। कितना सही दिमाग लगाते थे यार। उन्होंने पहले फ्रांस के राजा को मोटिवेट करने के लिए एक व्यक्ति को भेज दिया जो उनको इस तरह की बातें कही, और उसके कुछ दिन बाद जर्मनी के जो ये बिस्मार्क थे वो आके फ्रांस से बात किए कि ऐसा करिए कि आप हमसे संधि कर लीजिए, आप इस दोनों के युद्ध में नहीं आएंगे ताकि हम अपने राज्य का एकीकरण कर लें। तो फ्रांस के जो राजा थे उनके मन में तो पहले से लालच थी कि दोनों लड़ेंगे, दोनों कमजोर हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से उस पर शासन कर लेंगे। इस खुशी में फ्रांस ने अपने आप को जो है संधि पर हस्ताक्षर किया और कहा कि नहीं, हम इस लड़ाई में जो है इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप जाइए जो कर सकते हैं करिए। तो फ्रांस जो है वो बिस्मार्क की संधि से क्या हुआ, पूरी तरह से सहमति जता लिया। अब देखिए जर्मनी, इसको लग रहा था ऑस्ट्रिया को क्या लड़ाई होगा तो फ्रांस हमको साथ देगा। इसके बाद जर्मनी ने दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, रसिया के साथ जाकर संधि किया और रसिया को कहा कि जो प्रिशा वाला क्षेत्र था ना, जो एजुकेटेड हो चुका था क्योंकि यहाँ शिक्षा निवार थे, तो यहाँ औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, यहाँ के बहुत सारे मशीनरी थे, डेवलपमेंट था। तो इसने क्या किया, रसिया से जाकर संधि किया, वही गुप्त संधि किया रसिया से जाकर कि आप जो है हमारे और ऑस्ट्रिया की लड़ाई में जो है नहीं आएंगे, इसके बदले में मैं आपको ना जितने भी औद्योगिक क्रांति के नए नए मशीन बने वो मैं आपको फेवर कर दूंगा। रशिया को भी लगा कि अभी मेरे लिए औद्योगिक क्रांति मतलब अपने देश में औद्योगिक चीजों को लाना ज्यादा महत्वपूर्ण है ताकि डेवलपमेंट में कहीं वो हम पीछे नहीं रह जाए। तो इस वजह से क्या किया कि जर्मनी जो था वो रशिया से संधि कर लिया और रशिया ने भी हामी भर दी। अब ऑस्ट्रिया को ये भी विश्वास था कि रशिया भी आएगा और जर्मनी भी आएगा। और तीसरा जर्मनी ने क्या किया, इटली से भी, ये कौन सा जगह है, ये इटली है, क्लियर है, ये इटली है, इसने इटली से भी चुपचाप क्या करी, संधि कर ली। इस तरह से बिस्मार्क जो है एक बहुत ही सही नेतृत्वकर्ता जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अपने यहाँ की बात करें तो देखिए क्या होता है ना कि अगर आप एक अच्छे शासक है ना तो आप में कूटनीति भी होनी चाहिए। और यही बात जो है आप हमारे उनको देख सकते हैं, किनको, विष्णुगुप्त की बात करें, हम कौटिल्य की बात करें जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, उनने ये बात कहा कि कूटनीति बहुत जरूरी होती है। एक देश को चलाने के लिए, एक अच्छी रणनीति के लिए कूटनीति का होना बहुत जरूरी है।
इसी तरह से बिस्मार्क ने बहुत ही आसानी से सबको अपने तरफ कर लिया और उसके बाद जर्मनी ने क्या किया, ऑस्ट्रिया पे हमला कर दिया, पूरा एकीकरण किया। ऑस्ट्रेलिया ने जैसे ही दबाव बनाया, एकीकरण किया जर्मनी ने सबसे पहले, और जैसे ही ऑस्ट्रिया दबाव बनाया, ये पकड़ के ढूंढ दिए किसको, ऑस्ट्रिया वाले को, और ऑस्ट्रिया वाले को फ्रांस का हिस्सा बना दिए। अब लीजिए बोलिए, अब ऑस्ट्रेलिया को समझ में आया कि क्या होता है, समय पे कोई काम नहीं देता है, जो जिसकी जरूरत होती है वही उसको समय पे काम आता है, और ऑस्ट्रेलिया का आंख खुल गया। इसके बाद इसी के राजा जो है भटकते घूम रहे थे, जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और वो लास्ट राजा थे, बहुत ही अच्छे राजा थे। हालांकि वो लास्ट ड्यूक थे। ड्यूक मतलब होता है कि जो अंतिम संतान होता है, राजा के परिवार का अंतिम संतान को ड्यूक कहा जाता है। तो ये क्या हो गया कि जो ड्यूक थे अंतिम फर्डिनेंड थे, उनकी मृत्यु होने के बाद यहाँ फर्स्ट वर्ल्ड प्रारंभ हो गया था कुछ समय बाद। तो चलिए, इतनी ओवरऑल बातें जो थी, जानकारी जर्मनी का एकीकरण मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया। अब हम फटाफट उन चीजों को देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के संदेशवाहक कौन है, तो आपको टिक करना है कि नेपोलियन ही जो है, जबकि नेपोलियन फ्रांस के रहने वाले थे। अब देखिए सॉरी, अब कहता है फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पर। देखिए फ्रांस जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं बाधा बना हुआ था, क्योंकि फ्रांस के मन में कहीं ना कहीं विचार था कि जर्मनी का एकीकरण अगर हो जाएगा तो फ्यूचर में क्या कर पाएगा, कभी उसको अपना नहीं पाएगा, और उसको लालच भी यही दे दिया गया था। बिस्मार्क जानता था कि फ्रांस भी क्या चाहता है कि कहीं ना कहीं जैसे ही वो कमजोर है, छोटे छोटे देशों में, छोटे छोटे राज्यों में जिस दिन मन करेगा उस पर क्या कर लेंगे, शासन कर लेंगे। और उसका एक उदाहरण आप यहाँ भी देख सकते हैं कि फ्रांस जर्मनी के राइनलैंड पे, कौन से वाले लैंड पे, तो राइनलैंड पे अधिकार किए हुआ था, बस यही कारण था। अतः फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं होने देना चाहता था। देखते हैं, फ्रांस भी चाहता था कि नहीं हो। हम अभी आपको बताएं कि ऑस्ट्रिया भी जैसे ही इसको, ऑस्ट्रिया क्या करेगा, जैसे ही इसके अगेंस्ट आएगा, ऑस्ट्रिया जैसे ही इसको रोकेगा तो फ्रांस इसमें जल्दी से कूद जाएगा, क्योंकि फ्रांस भी चाहता था। यहां वाला एक देश स्विट्जरलैंड है, ठीक है, स्विट्जरलैंड है ये। इसके बाद देखिए, जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, मैंने आपको बताया। प्रशा ने विश्व में सबसे पहले शिक्षा को अनिवार्य बनाया, ये भी मैंने आपको बताया। आप लिखना चाहे तो इस सब टॉपिक को लिख सकते हैं, इसीलिए मैं लिख भी देता हूं बोर्ड पे। 1848 ईस्वी में जर्मनी ने संविधान का निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया, ये भी डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है 1848। और नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, वो काफी है, आप ये सब चीज को थोड़ा सा रिमेंबर कर लेंगे। स्टोरी तो याद हो गया मेरे बताने पे, लेकिन चीजें जो है ना, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके लिए ये सबको याद करना जरूरी है। 1848 ईस्वी में क्या हुआ कि जर्मनी का संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। हर जगह ऐसा होता है कि संविधान सभा बनती है। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान कहा जाता है। देखिए, ये सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके सबको लिख लेंगे कि वीमर संविधान कहाँ के संविधान को कहा जाता है, ये डायरेक्ट पूछेगा आपसे। तो जर्मनी के संविधान को वीमर का संविधान कहा जाता है। उसके बाद कहते हैं जर्मनी के शासक को चांसलर कहा जाता है। हाँ, ये भी बातें इंपॉर्टेंट है, वहां के शासक को चांसलर कहा जाता है। अपने यहाँ भी तो होता था, कहीं पे सुल्तान बोलते थे, कहीं राजा की उपाधि मिलती थी, अलग अलग तरीके से होता है ना, कहीं बादशाह की उपाधि मिलती थी, कहीं नवाब की उपाधि मिलती थी, बंगाल में छत्रपति मिलता था कई जगहों पे, है ना। इस तरह से चीजें क्या थी, अपने यहाँ भी थी। तो यहाँ के राजा को क्या, चांसलर कहा जाता था। तो जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया तथा प्रिशा के बीच में 1886, प्रिशा कौन सा था, तो ये जर्मनी का ही ऊपर वाला राज्य क्या था, प्रिशा था। तो प्रिशा और जर्मनी के बीच में क्या हुआ कि लड़ाई हो गया था, क्लियर है। इसके बाद देखिए, ऑस्ट्रिया तथा प्रिशा के बीच, हाँ सॉरी, ऑस्ट्रिया तथा प्रिशा, देखिए कहाँ क्या लिख दिया हमें लगता है, जर्मनी के एकीकरण के दौरान ऑस्ट्रिया, हाँ सही है, ऑस्ट्रिया तथा प्रिशा के बीच हुआ था। ये है ना ऑस्ट्रिया, और ये ऑस्ट्रिया ये है और प्रिशा ये है, ऑस्ट्रिया और प्रिशा के बीच लड़ाई हुआ था। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताया, युद्ध हुआ। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया पराजित हो गया और ऑस्ट्रिया को जर्मनी का अंग बना लिया गया, ये बात मैंने आपको बताया। बिस्मार्क को वहां का क्या कहा, चांसलर, शासक बना दिया गया, और बिस्मार्क क्या बन गए, यहाँ के चांसलर बन गए। क्या बन गए, चांसलर। मतलब शासन जो है बिस्मार्क के हाथों में सौंप दी गई। तो ओवरऑल बातें आप समझ गए होंगे। आज हम यही साइन ऑफ करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ने वाले हैं रूस की क्रांति। रूस की क्रांति को हम लोग पढ़ेंगे कि रूस में किस तरह से क्रांति आई। उसमें एक खूनी रविवार बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे कई साल जो है क्वेश्चन पूछे गए लगातार। तो आज यही साइन ऑफ करते हैं दोस्त। अपना भाई समझकर, अपना दोस्त समझकर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज पॉसिबल है, आज हमारा सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।